आप सभी बीपीएससी तैयारी करने वाले छात्रों को स्वागत है और आप सभी को एक बार फिर मैं वेलकम करता हूं और बिहार विशेष में आप सभी का अगेन स्वागत होता है। मेरे प्यारे बच्चों और स्टूडेंट्स, जो भी बीपीएससी और बिहार से संबंधित जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, आपके लिए एक हम विशेष जो पैकेज लाया है, इस पैकेज के माध्यम से आपकी तैयारी जो होगी बिहार विशेष से क्वेश्चन न छूटे, इसको लेकर के मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ, वो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। और आने वाले समय में यदि आप इससे और विशेष जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं और उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दी गई है उससे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हमारा जो है आज का जो एपिसोड है वह हमारा बिहार प्राचीन काल में प्राग ऐतिहासिक काल को हम देखेंगे। यानी बिहार का जो प्राचीन यानी एंशेंट जब हम पीरियड को देखेंगे तो उसमें प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जितने भी हमारे पास आज का MCQs हो जाएंगे, साथ ही साथ जो भी PYQs क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी प्रश्नों का एक जो संदर्भ होगा, उसके जो कोरिलेशंस होंगे, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा एपिसोड है बीपीएससी बिहार विशेष और बिहार प्राचीन काल प्राग ऐतिहासिक काल में आप सभी का अगेन स्वागत है। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आज का पहला आपका क्वेश्चन है कि आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से जो प्राप्त हुए हैं वह कितने वर्ष पहले मिले हैं, यानी कब मिले हैं। यानी आपसे पूछा जा रहा है लगभग वर्ष पूर्व के मिले हुए हैं जो भी आदि मानव से संबंधित आपका निवास के जो साक्ष्य मिले हैं वो बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो साक्ष्य मिले लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी है कि बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुआ है। यानी उत्खनन का जब माइनिंग हो रहा था तो माइनिंग के समय में पूरा पाषाण युगीन का जो अवशेष है यानी रिमेन्स जो प्राप्त हुए हैं, यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आपका पटना, मुंगेर और नालंदा, यानी इसका आंसर डी हो जाएंगे। यानी तीनों को तीनों ऑप्शन आपकी सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक जो चरण यानी फर्स्ट जो स्टेज था, इस फर्स्ट स्टेज के जो युग थे इसे किस नाम से या किस युग के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारा पाषाण युग कहलाता है। चौथा है कि कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया, यानी पत्थर का प्रयोग करना सीखा और उससे अपनी जो सिविलाइजेशन हमारी थी यानी औजार बनाना, उसके द्वारा जानवरों को शिकार करना, ये सारे जो चीज़ें थी ये इसका निर्माण आखिर कहाँ पर होती है। तो यह हमारा पाषाण काल ही था। पाषाण काल में ही हम कहेंगे कि जो भी मानव थे, मानव ने अपनी संस्कृति का भी निर्माण शुरू किया था। पाँचवा है कि बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण का युगीन जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण युगीन उपकरण जो है ये आपका जेठियन घाटी, वाल्मीकि नगर और राजपोखर, यानी इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी गलत जोड़ा को बताना है। गया पेमार घाटी, ध्यान देंगे, गया कहता है कि गया जो है पेमार घाटी, ये सही है आपका। मुंगेर जो है पैसरा, ये भी सही है। भागलपुर में राजपोखरा, ये भी सही है। पटना जेठियन ये आपका गलत है, यानी डी आंसर आपका हो जाएगा। पटना जेठियन में नहीं आता है। जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में, देखो फिर एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि जेठियन घाटी का जो पूरा पाषाणीन जो हमारी काल है यह स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो मैं बता दूं ये नालंदा जिला में जेठियन की पहाड़ी भी है। तो इस तरह से ये आपका नालंदा यानी आंसर सी हो जाएंगे। जेठियन की पहाड़ी आपका नालंदा में है। आठवां एक निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है। यानी भागलपुर की यदि बात करें तो आप सभी को पता है कि ओवरऑल भागलपुर में जो है आपका भालीजोर जो है, ये भालीजोर यानी आंसर भी होगा, ये भालीजोर है, ये भागलपुर में स्थित पाया जाता है। 9th है कि निम्न में से कौन से पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। पूरा पाषाण कालीन जो है उपकरण यानी कह सकते उसमें जो चीज़ें बनते थे, ये बिहार के किस किस क्षेत्रों से या कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये जो था ये आपका अस्क भी था, स्क्रैपर भी था और फ्लग, यदि आपने पढ़ा होगा तीनों जगहों से मिले, इसलिए इसका आंसर भी जो आपका डी हो जाएंगे, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। 10 है कि पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका जो होती थी यानी लिवलीहुड जो होती थी, इसके प्रमुख स्रोत क्या थे। तो देखिए पूरा पाषाण काल में लोगों के लिवलीहुड जो था, क्योंकि इस दौर में किसान जो था कंदमूल खाते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। क्योंकि एक मानव जो अपना सिविलाइजेशन जो था उसको स्थापित करना सीख गया था, इसलिए इसका भी आंसर जो होगा आपका डी हो जाएंगे, यानी सभी। बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी अवशेष जो है, आवास के अवशेष जो है, ये आपको जो प्राप्त हुए ये आपका गया से प्राप्त हुआ है। सिरघाटी आपका गया में ही है। तो सिरघाटी प्रागैतिहासिक स्थान जो है बिहार के किस जिले में है। तो गया में ही आपका जो है सिरघाटी आता है। मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया।
मनुष्य द्वारा कृषि कार्य यानी कृषि करना जो था मनुष्य कब सीखा, तो ये आपका नवपाषाण युग था, यानी सी आंसर होंगे। नवपाषाण में जो था मनुष्य जो थे वो कृषि कार्य करना शुरू किए थे। 14 के निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल था? तो बिहार के नवपाषाण काल यदि आप देखिएगा तो हमारा कुतुबपुर भी रहा है, मनेर भी रहा है और सेनुआर भी रहा है, यानी इसका भी आंसर आपका डी हो जाएंगे सभी। 15 है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी गलत ऑप्शन को चुनना है। तो वैशाली में चेचर है, रोहतास में सिनवार है, गया में ताराडी है और मुंगेर में केयर है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए मुंगेर में केयर नहीं है, इसका आंसर डी हो जाए, क्योंकि वैशाली में चेचर है, रोहतास में सिनवार है, गया में ताराडी है, लेकिन चेचर जो है मुंगेर में नहीं है। क्योंकि यदि इस आधार पर देखा जाए, नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर? तो देखिए चिरांद जो है आपको मैंने लास्ट एपिसोड में ही बताया था कि चिरांद जो है आपका सारण जिला में आता है, और ये चिरांद जो है आपका गंगा नदी के तट पर पाया जाता है, गंगा नदी, ठीक है। चिरांद का उत्खनन कब शुरू हुआ था? तो देखिए चिरांद का उत्खनन जो था 1962 में, लास्ट एपिसोड में बताया था कि चिरांद का उत्खनन शुरू जो हुई थी 1962 में, 1962 में हुआ था। ताराडी नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर है? ताराडी। तो चूंकि आपको पता ही होगा कि गया में कौन सी नदी है, गया में जो है आपका वो आपका फल्गु नदी है। तो आपको बताना है कि फल्गु नदी को और किस नाम से जाना जाता है। यही फल्गु नदी है जहाँ पर आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध के दोस्त जब छोड़ के पाखंड बोल के चले गए थे, तो यही फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे उनको जो था 35 वर्ष की उम्र में 49वां दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और एक कन्या थी जिसका नाम था, आप कन्या के भी नाम ऐसे बता सकते हैं, यदि आप पढ़े होंगे तो कन्या का नाम भी बता सकते हैं। ऐसे मैं ही बता देता हूँ, सुजाता थी। और सुजाता जब वो महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई थी उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फल्गु हो जाएगा। 1901 निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित? नवपाषाण कालीन तो है लेकिन वो कुर्दा नदी पर स्थित है, यानी कुर्दा नदी पर स्थित जो है वो सेनुआर है, सेनुआर है, ठीक है। 20 है कि मानव ने पहली बार धातु के रूप में का प्रयोग प्रारंभ किया, यानी धातु कौन सा ऐसा धातु था जो मानव ने सबसे पहली बार प्रयोग किया था? तो वह धातु जो था तांबा था, ठीक है। 21 है कि बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? ताम्रपाषाण संस्कृति जो है बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो यह आपका तीनों हो जाएगा। अरियब की बात करें, सिनवार और मनेर, यानी इसका आंसर डी हो जाएंगे सभी, यानी सभी जगहों से जो था ताम्रपाषाण संस्कृति हमें मिला था। 23 से लौह युग काल का है, यानी लौह युग जो था किस युग काल से शुरू होता है या किस युग काल का है? तो यह युग जो था आपका उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लौह युग का दूसरा चरण जो का काल कहलाता है, यानी दूसरा चरण कौन था जिसे इस काल को यह उत्तर वैदिक काल माना जाता है? तो यह आपका था उत्तर काले मृदभांड वाला, ठीक है। तो उत्तर या उत्तरी काले मृदभांड जो था ये दूसरे चरण माना जाता है। 25 है कि बिहार में पहली बार नगरीकरण की साक्ष्य कब मिलता है? नगरीकरण की साक्ष्य की यदि बात करें तो नगरीकरण का साक्ष्य हमें लौह युग से मिलता है, यानी बी हो जाएगा। और 26 में आपका कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो हड़प्पा काल का समय देखिएगा तो ये आपका 2200 से लेकर के 1700 का जो पीरियड था, है ना, 2200 से लेकर के आप लगभग 1700 का पीरियड यदि देखिएगा तो ये आपका हड़प्पा कालीन काल माना जाता है, यानी 26 का आंसर आपकी डी हो जाएंगे। 27 से ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाएगा? तो देखिए ऋग्वेद का काल जो रहा था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ है? आर्य की बात कर रहा है, तो आर्य में 1000 से 600 ईसा पूर्व देखिएगा तो यहाँ पर गंगा घाटी में विस्तार हुई थी। आगे है आपका 28 से ना 29 क्वेश्चन है कि सतपथ ब्राह्मण की यदि बात किया जाए तो सतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ था इसमें गंडक के मैदानी क्षेत्र जिसको विदेह कहा जाता है, विदेह राज आपने सुना होगा जो राजा जनक थे, में आर्यों के बसने का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो आखिर ये कब मिला था? एक क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है, तो ये आपका 800 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। 30 एक उत्तर वैदिक काल का या उत्तर वैदिक का कालक्रम जो था कब माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल जो था ये 1000 से 600 ईसा पूर्व ही माना जाता है। 31 है कि निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण को ही सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है प्राचीन काल से अभी तक यदि माने तो। निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य थे? देखिए पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, तो ये शतपथ ब्राह्मण जो था, शतपथ ब्राह्मण के ही रचयिता जो थे याज्ञवल्क्य थे। 33 एक निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया? चूंकि भारत एशिया में देखिए, भारत में देखिएगा तो ये पंजाब के क्षेत्र से एंट्री मारते हैं, लेकिन इधर बिहार की बात करें तो ये आपका चंपारण से एंट्री मारते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ है कि साहित्यिक स्रोत को बताना है कि अनुसार
आर्य ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में जो प्रवेश किया था, तो इसका साहित्यिक स्रोत कहाँ से मिलती है? तो देखिए, साहित्यिक स्रोत जो था ये हमारा शतपथ ब्राह्मण से ही मिलता है, और इसी से स्पष्ट होता है कि ये भारत में यदि देखें या तो पंजाब से बिहार की बात यदि हम करें तो बिहार में आपका चंपारण के क्षेत्र से प्रवेश करते हैं। आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े जो था यज्ञों एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर, यानी नदी के नाम बताना है, जहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड जो हुआ करता था? तो यह आपका सरस्वती नदी था। ये बहुत पूजनीय नदी भी रहा है। ठीक है। 35 में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है? देखिए, शतपथ ब्राह्मण में यदि हम कहानी की बात करें ना, तो एक कहानी आपका जो होता है यह आपका माधव विदेह को भी मिलता है और गौतम राहुगन को भी मिलता है, यानी इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे। बी और सी दोनों इसका आंसर होगा। 36 है कि निम्न में से किसके द्वारा आर्य जो संस्कृति था इसका विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया है? उत्तर बिहार तक किया गया है। तो देखिए, आर्य संस्कृति का जो विस्तार था वो उत्तर बिहार तक आप देखिएगा, तो यह आपका माधव विदेह जो क्षेत्र था, यानी बी, यहाँ तक इसकी मुख्य रूप से देखी जाती है। निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हमारा गंडक जो नदी है ना, यानी आप सोनपुर में देखिएगा तो जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जानवर का मेला लगता है, तो वहीं गंगा और गंडक का संगम होता है। तो एक गंडक नदी को जो है सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। आर्यों के मिथिला विदेह मतलब उसी की बात करें जहाँ से माता सीता के जो पिताजी थे राजा जनक, तो क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण से मिलता है। यानी कौन सा ऐसा हमारा ग्रंथ है जिसमें ये कहा जाता है कि आर्यों के मिथिला विदेह के क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण ए मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, ये भी हमारा शतपथ जो ब्राह्मण थी, शतपथ ब्राह्मण में ही इसकी चर्चा भी देखने को मिलती है। और आज का हमारा 39वां और अंतिम जो क्वेश्चन होगा प्राग ऐतिहासिक काल और बिहार, वह है कि निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की भी रचना करवाई थी? तो यह जो थे भैया, ये विदेह राज थे, और विदेह राज के जो राजा थे उन्होंने दार्शनिक विद्वान थे और उन्होंने उपनिषद का रचना कराए थे। तो मेरे दोस्तों, आपको एक कैसा एपिसोड लग रहा है? क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहे हैं? आप ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से और इससे अधिक के लिए मैं बताऊं कि अब हमारा बिहार स्पेशल जो है क्लासेस भी मैं कंटिन्यू शुरू कर दिया है, तो आप ज़्यादा के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर भी सकते हैं, लेक्चर के लिए कांटेक्ट कर भी सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।